नमस्कार आप सभी का स्वागत है सुमित सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आरबीआई ग्रेड बी का एक मॉक टेस्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आरबीआई ग्रेड बी में फेज़ 1 में जो है क्वांट पूछा जाता है ना। और इसका जो पेपर का लेवल है अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एसबीआई पीओ प्री टाइप का ही होता है, उससे थोड़ा सा हल्का सा 2-5% ऊपर मान सकते हो, है ना। अदरवाइज पेपर वैसा ही होता है। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। पहले 4 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग नंबर सीरीज पर बेस्ड हैं। जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे ताकि कम से कम समय और कम से कम डेटा आपका यूज़ हो और पूरा पेपर आप एक बार देख लो। ठीक, तो चलिए। तो यहाँ पर हमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। आपका टास्क ये है कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और उसके बाद जो है सॉल्यूशन देखिए, है ना। दैट इज़ द राइट वे ऑफ वॉचिंग एनी वीडियो। ठीक है, तो 9, 22, 48, 100, 204, 825 इसमें रॉन्ग टर्म मुझे बताना है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कर पा रहा हूँ कि 9 का डबल 18 होता है, उसके आसपास नंबर है। 22 का डबल के पास है, 48 के डबल के पास है, डबल के पास है, मतलब सारी चीज़ें डबल 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 होती जा रही हैं। तो इंटू 2 मैं यहाँ पर करता हूँ सबसे पहले। 9 इंटू 2, 22 इंटू 2, 48 इंटू 2, 100 इंटू 2, 204 इंटू 2, 412 इंटू 2। अच्छा, प्लस माइनस क्या हो रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 4 इज वॉट 22, 22 इंटू 2 44 प्लस 4, यानी अभी तक मुझे सेम चीजें मिली। 48 इंटू 2 96 प्लस 4 100। तो 3 बार इंटू 2 प्लस 4 आने से ये कंफर्म हो गया कि इंटू 2 प्लस 4 ही आगे कंटिन्यू होगा। सो आगे अगर हम देखें तो इंटू 2 प्लस 4 तो 204 ही आएगा। इंटू 2 किया तो 408 प्लस 4 412। इंटू 2 प्लस 4 किया तो इसका डबल हो गया 824 प्लस 4 828 यहाँ पर आएगा इसकी जगह। यानी कि यहाँ पर जो रॉन्ग टर्म है वो है 825, है ना, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको रॉन्ग टर्म निकालना है। सीरीज काफ़ी तेजी से बढ़ी है ना। जैसे अब सीरीज जब तेजी से बढ़ती है तो डेफिनेटली वहाँ पर जो लॉजिक होता है वो इनटू वाला होता है। तो इनटू वाला लॉजिक हम यहाँ लगाते हैं। हम देखते हैं कि लगभग इसके 21 इंटू 4 के आसपास है, 4 टाइम्स के आसपास कह सकता हूँ। ओके, ये इसके 5 गुना के आसपास कह सकता हूँ अगर मैं इसको 100 मानूँ तो। 5 इंटू 6 30, मतलब 6 गुना के आसपास है। फिर ये 3 इंटू 7 21, 7 गुना के पास है। और फिर 8 टाइम्स, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 21 इंटू 4 84, 84 प्लस 13 हो रहा है 97। ओके, इंटू 5 इसमें 5 गुना किया तो 450 प्लस 35 कितना हो गया 485 प्लस 15 हो गया। ओके, 500 इंटू 6 3000, 3000 प्लस 17 हो गया। तो इनको देखकर एक लॉजिक कंफर्म होता है कि भाई 13, 15, 17 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो नेक्स्ट 19 आना चाहिए। अगर मैं इंटू 7 करूंगा यहाँ पर तो 7 इंटू 3 21 और 17 इंटू 7 119 और प्लस 19 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 21138, 21138 आना चाहिए इसकी जगह। तो दिस इज रॉन्ग टर्म। फिर उसके बाद इंटू 8 प्लस 21। आप एटलीस्ट यूनिट डिजिट तो यहाँ पर चेक कर ही सकते हैं। 8 8 जा 64, 64 में आया 4 और 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, यानी कि जहाँ तक है ये बिल्कुल सही है, लॉजिक भी एकदम परफेक्ट है। सो 21151 इज रॉन्ग टर्म, ऑप्शन ई। क्लियर सभी को। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन हुए रॉन्ग नंबर सीरीज के। तीसरा सवाल, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने देखो, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो इसको खुद। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पर चीजें इनटू में चल रही हैं या नहीं चल रही हैं? यस, चल तो रही हैं। जैसे कि ये इसके डबल के आसपास है, सॉरी नॉट डबल के आसपास, 5 टाइम्स के आसपास है। बिकॉज इसका देखो किसी भी चीज का 5 गुना आपको जल्दी करना है ना दिमाग में, तो इंटू 10/2 कर दो। इसको इंटू 10 किया तो 8880/2 किया तो 4440, ये नंबर 4440 के पास ही है। तो 4440 प्लस 5 है ये, इंटू 5 प्लस 5, है ना। जैसे अगर मैंने इसको देखा तो ये इसके डबल के आसपास है, इंटू 2 -2 है। फिर ये इंटू 5 40 प्लस 5, फिर इंटू 2 90 90 -2। तो हमने ये देखा कि इंटू 2 -2 और इंटू 2 प्लस 5 ऑल्टरनेट वे में चल रहा है। तो नेक्स्ट आना चाहिए इंटू 5 प्लस 5 और उसके बाद आना चाहिए इंटू 2 -2, है ना। 88 इंटू 5, अगेन 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इंटू 10/2, 880/2 440, 440 प्लस 5
445 यहाँ आएगा। फिर इसका डबल हो गया 890, 890 माइनस 2 इज व्हाट 888, राइट। सो यहाँ पर रॉन्ग टर्म क्या है 454, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस, क्लियर है। नेक्स्ट अगला है 729, 149, 891, 61। ओके, तो सीरीज तेजी से बढ़ी, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनटू का तो यहाँ पर रोल है ही। तो 6 इंटू 8 48 के आसपास है, तो मैं 8 गुना कर दूं यहाँ पर 8 इंटू 7 56 के आसपास है, तो 7 गुना कर देता हूं। यहां पर कर देता हूं कितना 6 गुना, 14 इंटू 6 84, और यहां पर कर देता हूं 5 गुना इंटू 5, यहां पर कर देते हैं इंटू 4। 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 1 इज 29, 29 इंटू 5 होता है 145, 145 प्लस 2 हो गया, राइट। तो इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 होना चाहिए यहाँ पर। इसका मैंने 6 गुना किया, तो 14 इंटू 6 84, 840, और 7 इंटू 6 42, 840 प्लस 42 882 प्लस 3 885 यहाँ पर होना चाहिए इसकी जगह। चलो आगे चलते हैं। इंटू 7 प्लस 4, और यहाँ पर इंटू 8 प्लस 5। अगर मैंने इंटू 7 किया इसमें, तो 7 इंटू 5 35 कैरी हो गया 3, 7 इंटू 8 56 प्लस 3 59 कैरी हो गया 5, 56 प्लस 5 61, 6195 प्लस 4 इज 6199, वो करेक्ट है, यानी कि लॉजिक इज करेक्ट। तो रॉन्ग टर्म इज 891, रॉन्ग टर्म क्या है यहाँ पर 891 है। यस, क्लियर है सभी को, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है ये, ठीक है। नेक्स्ट है ये हमारे सामने DI। तो DI का ये सवाल है, अब देखो सभी लोग इसको, DI का क्वेश्चन है। Study the following information carefully. Study the following information and answer the questions. The bar graph given below shows the total income of two persons from 6 different sources, namely 1, 2, 3, 4, 5, 6 in year 2016. 2016 का ये डेटा है ना। टोटल इनकम्स हमें दी गई हैं इन थाउजेंड्स, है ना। तो जैसे सोर्स 1 से एक्स और वाई की टोटल इनकम 16,000 है, सोर्स 2 से एक्स और वाई की टोटल इनकम 30,000 है, तो थाउजेंड्स में इन दोनों की टोटल इनकम दी गई है। और एक अगला बार ग्राफ भी दिया गया है, जिसमें हमें दिया गया है परसेंटेज ऑफ वाइज इनकम आउट ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम 6 डिफरेंट सोर्सेज। तो वाई का कितना परसेंट शेयर है उसमें टोटल इनकम में। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ए और बी की टोटल इनकम 16,000 हुई सोर्स 1 से, तो 16,000 में से y की जो इनकम है वो 60% है, तो ऑब्वियसली x की जो इनकम होगी वो 40% होगी, वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पर दी गई है। तो पहला सवाल है यहाँ पर ये, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय x फ्रॉम सोर्स 1 एंड 6 टुगेदर टू द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय y फ्रॉम सोर्सेज 3 एंड 4 टुगेदर। तो इस सवाल को करने का सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या है यहाँ पर, तो देखो जरा किस तरीके से करेंगे। क्या मुझे एक्चुअल वैल्यूज निकालने की जरूरत है यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं, है ना। अगर आप DI में एक्सपर्ट हो चुके हैं, आपने DI अच्छी खासी प्रैक्टिस की है, तो यू विल नो कि यहाँ पर हमको कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं इनकम अर्न बाई एक्स फ्रॉम सोर्स 1 एंड 6। तो सोर्स 1 में ये है टोटल 16, है ना। y का शेयर 60% है, तो x का शेयर 40% होगा, यानी कि 16 इंटू 40 कर दिया मैंने, है ना। मैं वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, केवल रेशियो चाहिए ना मेरे को। अगर मैं 6 की बात करूं तो 32, y का शेयर है 58, तो x का कितना होगा 100 माइनस 58 यानी कि 42, तो यानी कि 32 इंटू 42 ये आ गया यहाँ पर। अच्छा, इसका रेशियो हमें किसके साथ निकालना है? रेशियो निकालना है सोर्सेज, तो टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय y फ्रॉम 3 एंड 4। तो y की इनकम 3 एंड 4 से कितनी होगी 42 का 46%, तो 42 इंटू 46 कर दिया, है ना। एंड सोर्स 4 की अगर हम बात करेंगे तो 47.5 इंटू 5, 47.5 इंटू 5, राइट। अब मैं यहाँ पर कुछ कैंसिल वगैरह तो कर नहीं सकता आई थिंक, है ना। कैंसिल नहीं कर सकते तो मल्टीप्लाई करना ही एकमात्र हमारी मजबूरी बन जाती है। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 640 प्लस 32 इंटू 42 कितना हो गया 32 इंटू 2 64 कैरी हो गया 6, 32 इंटू 4 कितना हो गया 128 प्लस 6 134, 1344। व्हाट अबाउट दिस?
अगर इसको देखें तो 42 इंटू 46, 46 इंटू 2 कितना हो गया 92, 92। ठीक ठीक है ना, 46 इंटू 2 92 कैरी 9, 46 इंटू 4 92 का डबल हो जाएगा, है ना। 92 का डबल कितना हो गया 184, 184 प्लस 9 193 प्लस ये कितना हो गया 0.5 कैरी 2, 35 प्लस 2 37 कैरी 3 23, है ना। तो ये आ जाएगा, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा 13 और 6 19, 1988 डिवाइडेड बाय, अगर इनको ऐड करेंगे तो 7 और 2 9 आ जाएगा, 3 और 3 6 आ जाएगा, 19 प्लस 2 21 आ जाएगा, 0.5 जरूर आएगा। 0.5 को अगर मैं हटाना चाहता हूं तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो 0.5 यहां से हट जाएगा। तो 1988 मल्टीप्लाइड विथ 2 डिवाइडेड बाय, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9.5 का डबल हो जाता है 19, 216 का डबल हो जाता है 432, 43219। सो मैं इसको कैसे कैंसिल कर सकता हूं, किस नंबर से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 9 और मतलब क्या कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मेरे पास ये रेशियो बन गया, है ना, कुछ ना कुछ किसी ना किसी नंबर से तो ये कैंसिल होगा, है ना, किसी ना किसी नंबर से हमें को इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो लेट सपोज 7 से कैंसिल करता हूँ, 7 2 14, 5 बचेगा, 7 8 जा 5, 7 से ये तो कट जाएगा, ये कटेगा क्या, 7 इंटू 6 42, 1 बचा, 1 5 बचा, 49 2 बचा, नहीं 7 से ये नहीं कटेगा, है ना। तो चलो मैं इसको 7 से जब कट ही रहा है तो 7 इंटू समथिंग लिख देता हूँ, कोई छोटा नंबर तो बनेगा एटलीस्ट, है ना। तो 7 से अगर मैंने इसको फैक्टराइज किया तो 7 2 जा 14 बचेगा कितना 5, 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, है ना, इनटू 2 डिवाइडेड बाय 43219, 43219, ठीक है। तो अच्छा अगर यहाँ पर हम देखें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं किसी नंबर से, 13 से कैंसिल हो जाएगा, नहीं 9 से भी नहीं कटेगा, है ना, 11 से भी नहीं कटेगा, 17 से कटेगा, 17 इंटू 1 17, नहीं 19 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, फिर किससे कैंसिल होगा, ये नंबर किससे कैंसिल हो सकता है। सो यहाँ पर कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि इस नंबर को कैसे कैंसिल करें। दिस इज द, ऐसी सिचुएशन में हम पेपर में फंस जाते हैं, है ना। अगर फंस जाते हैं तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, बाद में देखेंगे कहीं, है ना। तो अभी तो हम पेपर नहीं कर रहे हैं तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप पेपर में ऐसे फंस जाते हो ना कभी कैलकुलेशन में, तो आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना, उसको तभी की तभी जबरदस्ती सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। सो चलिए फिर इसको किससे कैंसिल हम कर सकते हैं। अच्छा ऊपर देख लेते हैं, देखो 7 से तो कट नहीं रहा, 7 से नहीं कट रहा ना, मतलब ऊपर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल यहाँ भी है, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये हो सकता है 7 5 जा 35, बचेगा कितना 4, नहीं ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 से इसको एक बार फिर से काट के देखता हूँ, 42, 1 बचेगा, 7 इंटू 1 7, 5 बचेगा, 7 इंटू 2 7 इंटू 7 49, 2 बचेगा, नहीं ये 7 से नहीं कट रहा, है ना। मैं एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेता हूँ। दिस इज 640 प्लस दिस इज 32 इंटू 2 64 कैरी 6, 32 इंटू दिस 128 प्लस 6 134, 46 2 जा 92, 92 कैरी हो गया 9, 42 इंटू 4 92 का डबल 184 प्लस 9 193, दैट इज करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 प्लस 2 37 कैरी 3, दिस इज 23, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। इनको ऐड किया, ओके देयर इज सम मिस्टेक इन एडिशन, ऐड करने में गलती हो गई है ना। आप देख रहे हो ना कैलकुलेशन मिस्टेक कितनी भारी पड़ जाती है पेपर में, तो कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पर छोटी सी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर फंस गए। कोई नहीं, अब ठीक कर देते हैं। यहाँ पर 4 आएगा एक्चुअली, 4 और 4 8 आएगा, और 13 और 6 आ जाएगा 19, 1984 इज दिस इज 1984। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होगा क्या कि 0.5 यहाँ से हट जाएगा, 1984 का डबल 2 4 जा, या ऐसे ही रहने दो 1984 इंटू 2 डिवाइडेड बाय इसका डबल 9.5 का डबल हो गया 19, 216 का डबल 432, राइट। ठीक है, तो अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं किसी ना किसी नंबर से। ये किससे कैंसिल होगा, 7 2 जा 14,
7 से ये तो नहीं कट रहा था ना, 7 से ये नहीं कट रहा था। ये किससे कैंसिल हो सकता है, 9 और 2 11 और 4 15 और 3 और 1 4, ये 4 से 11 से कट सकता है, 11 का मल्टीपल है ये, 9 और 4 13, 8 और 1 9, ये 11 से नहीं कटेगा, है ना। किससे कैंसिल हो सकते हैं ये, 9 और 4 13 और 1 14, 14 और 8 22, नहीं 3 का भी मल्टीपल नहीं है ना। तो ये नंबर अगर मैं देखूँ 7 से तो नहीं कैंसिल हो रहा था ये, 13 से अगर मैंने कैंसिल किया, 7 से 13 से कैंसिल किया सपोज, 13 इंटू 3 39, 4 बचेगा, 13 इंटू 3 39, 3 बचेगा, 13 इंटू नहीं कैंसिल हो रहा है लगभग। तो भाई किस तरीके से इसको किया जाए, क्या कर सकते हैं, चलो एक काम करते हैं, इसका मैं डबल कर देता हूँ, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, दिस इज 39, 3968 अपॉन 43219, है ना, 43219। यस, कैलकुलेशन तो हमने सही की ना, रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अर्न बाय एक्स फ्रॉम सोर्स 1 एंड 6 टुगेदर। तो एक्स ने 1 और 6 से कितनी कमाई, 16 इंटू 40 प्लस 32 इंटू 42, ठीक है। एंड 3 एंड 4 से वाई ने कितनी कमाई है, 42 इंटू 46, 47.5 इंटू 5, ओके। तो ये वैल्यू तो इसके 10 गुना से भी ज़्यादा आ रही है ना, है ना। हमने ये देखा कि भाई कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ये सोचो कि इसका 10 गुना कितना होता, इसका 10 टाइम्स होता कितना, 39,000, और ये 10 गुना से भी ज़्यादा है। तो रेशियो 1/10 से, मतलब ये जो रेशियो है ना, अगर मैं इसको काटूंगा तो 1 और 10 से बड़ा आना चाहिए नीचे नंबर, अगर मैं इसको काटा तो। पर ये देखो क्या इसके 10 गुना के पास है, बिल्कुल नहीं। ये इसके 10 गुना के पास है, नहीं। ये इसके 10 गुना के पास है, नहीं। ये भी इससे छोटा है, ये भी नहीं। तो मेरा आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए यहाँ पर। यस, चेक कर लीजिए एक बार सभी लोग कैलकुलेशन, नन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए कि नहीं। नहीं, रेशियो ऑफ टोटल इनकम अर्न बाय एक्स फ्रॉम सोर्स 1 एंड 6 टुगेदर टू द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अर्न बाय वाई फ्रॉम सोर्स 3 एंड 4 टुगेदर। तो एक्स फ्रॉम 1 एंड 6 टुगेदर, है ना, एक्स ने 1 और 6 ने कितनी कमाई, 16 इंटू 40 प्लस 32 इंटू 42, ठीक है। और y ने कमाई 3 एंड 4 से 42 इंटू 46 प्लस दिस, है ना। तो मल्टीप्लाई किया 2 से, ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 से, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई हमने किया, तो ऊपर आ गया, ओके। ये 19, ओके, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, देयर इज सम मिस्टेक, सॉरी, नॉट, इट इज़ नॉट 1/10, ये मल्टीप्लाई करने में भी मिस्टेक हो गई। एक सवाल में देखो गलती हो जाती है तो फिर गलती होनी ही है, उस होनी को कोई नहीं टाल सकता, है ना। एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मतलब हो गई। तो 2 इंटू 9, 9.5 इंटू 2 19 आएगा, हमने कैरी लगाना भूल गए यहाँ पर, 432 और 1 433, ये आएगा। सो इट इज़ नॉट एक्चुअली 1/10, ये पास पास ही है ना। अब ये इसके आगे मेरे ख्याल से किसी से कट नहीं रहे, है ना। जब किसी से कट नहीं रहे तो इसीलिए आंसर मेरा नन ऑफ दीज है ना, नन ऑफ दीज इज राइट आंसर, ठीक है। तो आंसर इज 3968 अपॉन 4339। चलिए, बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग टाइप का सवाल था, है ना। इफ द इनकम ऑफ पर्सन एक्स फ्रॉम सोर्स 1 इज इंक्रीज बाई 15% एवरी ईयर। पर्सन एक्स की इनकम सोर्स 1 से जो भी है, ये 16,000 तो टोटल इनकम है, और एक्स की इनकम उसका 40% होगी, 15% हर साल बढ़ती जाती है। सिमिलरली द इनकम ऑफ पर्सन वाई फ्रॉम सोर्स 1 इज इंक्रीज बाई 5% एवरी ईयर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न बाई पर्सन एक्स एंड वाई फ्रॉम सोर्स 1 आफ्टर 3 ईयर्स। तो भाई क्या ये सवाल एग्जाम में करने लायक है? आप ये सोचो कि आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना पड़ेगा कि x की इनकम निकालूंगा सोर्स 1 से और y की इनकम निकालूंगा सोर्स 1 से। x और y की इनकम निकालने के बाद x की इनकम को 15% 3 बार बढ़ाऊंगा सक्सेसिवली, y को इनकम को 5% 5% 5% 3 बार बढ़ाऊंगा, और फिर मैं उनकी टोटल इनकम का डिफरेंस निकालूंगा 3 साल बाद का। सो दैट इज गोइंग टू बी टू मच कैलकुलेटिव। यस, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें पेपर में क्या कर देना चाहिए,
चुपचाप से स्किप कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द सम ऑफ द एवरेज ऑफ इनकम्स ऑफ वाई एंड एक्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज टुगेदर इन द ईयर 2016। दिस इज क्वाइट लॉजिकल क्वेश्चन। यहां पर बहुत सारे बच्चे ये गलती कर सकते हैं। गलती क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझो कि भाई वाई की टोटल इनकम हम निकालेंगे। भाई सोर्स 1 से मैंने निकाला 16,000 का 60%, 30,000 का 70%, 42,000 है ना, वाई की टोटल इनकम निकालूं, फिर एक्स की टोटल इनकम निकालूं, है ना, सारे सोर्सेज से, फिर वाई का एवरेज निकालूं, एक्स का एवरेज निकालूं, है ना। वाई और एक्स की टोटल इनकम का हम क्या निकालें, सम ऑफ द एवरेज। तो दोनों एवरेज का फिर सम करें, है ना। आप मुझे एक बात बताओ, इस तरीके से सोचो, वाई एक्स का एवरेज क्या होगा, समेशन ऑफ all the incomes of x from all the sources divided by 6, right, because there are 6 sources, and y क्या होगा, summation of all the incomes of y divided by 6। जब मैं इनका सम करूंगा तो बेसिकली होगा क्या, सो इट इज summation of x plus summation of y divided by 6। 6 is common, so instead of calculating them individually मैं क्या कर सकता हूं कि टोटल इनकम का ही एवरेज निकाल सकता हूं। यस, एक्स और वाई की टोटल इनकम का ही एवरेज निकाल सकता हूं, आंसर तो मेरा सेम ही आने वाला है, राइट। तो ये यहां पर पॉइंट है। तो यहां पर देखो हम टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, 16 प्लस 30 46, 46 प्लस 42 88, ठीक है, 88 प्लस ये कितना हो गया 68, 88 68 एंड वन मोर इज देयर 47.5। अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 8 8 16 प्लस 7 23, कैरी हो गया 2, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 10 20, 203.5 and we need average, so we have to divide this by 6। 6 से अगर डिवाइड करेंगे, और ये वैल्यूज थाउजेंड्स में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 203,500 डिवाइड बाई 6 करो, 6 इंटू 3 18, बचेगा कितना 2, 6 इंटू 3 18, बचेगा 5, 6 इंटू 9 54, 1 बचेगा, 6 इंटू 1 6, 4 बचेगा, 6 इंटू 6 36, 33916 के पास ये हमारा आंसर आएगा। 33916 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर। अगला सवाल देखो, द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ पर्सन एक्स एंड वाई इन द ईयर 2020 अर्न फ्रॉम सोर्स 3 इज 5040। ओके, एक्स एंड वाई का डिफरेंस 2020 में दिया गया है, जबकि ये डेटा जो हमें दिया गया था वो किसका दिया गया था, 2016 का। शुरुआत में लिखा गया था इंस्ट्रक्शंस में कि ये डेटा 2016 का है। 2020 में एक्स और वाई की इनकम का डिफरेंस मुझे दिया गया है फ्रॉम सोर्स 3। इफ ईच ऑफ द पर्सन्स गेट x% इंक्रीमेंट ऑन द बेस ईयर 2016 in his income from source 3, then what will be the ratio of income of x and y from source 3 in 2020। ठीक है, सो दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन, डेफिनेटली करने लायक सवाल है पेपर में, है ना। आपको इसमें कुछ नहीं करना, अननेसेसरीली कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर चीजें दी गई हैं। तो बेसिकली है क्या कि आप ये सोचो कि x की जो भी इनकम रही होगी, है ना, और y की जो भी इनकम रही होगी 2016 में, उनका रेशियो क्या है। 2016 में अगर मैं देखूं तो x की जो इनकम है वो 46% है टोटल का, सोर्स 3 से। यहां पर बात सोर्स 3 की हो रही है ना, सोर्स 3 की बात हो रही है। तो सोर्स 3 में y की इनकम 46% है, तो x की इनकम कितनी होगी 100 माइनस 46 विच इज व्हाट 54%। तो इनकी इनकम का जो रेशियो है वो यही है, राइट, यानी कि 27:23। और दोनों की इनकम में क्योंकि सेम चेंज हुआ है, इसमें भी x% का इंक्रीज हुआ है और इसमें भी x% का इंक्रीज हुआ है। सो दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो कि अगर मैं दोनों में सेम परसेंट से चेंज कर रहा हूं या दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो चीजें कैंसिल हो जाती हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। सो रेशियो रिमेन्स सेम। अगर दोनों में हमने सेम परसेंटेज से चेंज किया है तो रेशियो नहीं बदलेगा, रेशियो वही का वही रहेगा। सो द आंसर इज सेम 27:23, है ना। तो लॉजिकल सा सवाल था, बड़ा ऐसे ही सॉल्व हो गया। चलो अगला, ये इसमें हिंदी में दे रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इस सेट का आखिरी सवाल, DI सेट का। इफ बोथ द पर्सन्स एक्स एंड वाई हैव स्पेंट 75%, both the persons have spent 75% and 60% of income which he earned in a year from all the 6 sources, then find the saving of person X from source 1 and 4 is how much percent more or less than saving of person Y from source 3 and 5। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर
क्या होगा, कमेंट मतलब कमेंट क्या मतलब आप खुद सॉल्व करो, है ना, खुद सॉल्व करो वीडियो पॉज करके और देखो इसको कर पा रहे हो कि नहीं। तो आपने वीडियो पॉज किया, इसको सॉल्व करने का ट्राई किया, है ना। बेसिकली इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन। क्यों होगा, मैं ये देख पा रहा हूं कि मुझे ये पता है कि एक्स और वाई ने टोटल इनकम का इतना इतना % खर्चा किया है ना, पर डिफरेंट सोर्सेज से आई गई इनकम का कितना कितना % खर्चा किया है वी डू नॉट नो, है ना। तो यहां पर जो हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया सेविंग ऑफ पर्सन वाई फ्रॉम सोर्सेज 3 and 5। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सोर्स 3 and 5 से उसने खर्चा कितना % किया है। मुझे इनकम तो पता है पर खर्चे का % में ये नहीं लगा सकता ना, क्योंकि ये तो टोटल का % है। इंडिविजुअल सोर्सेज में कितना कितना % उन्होंने खर्चा किया है, कितना सेव किया है, दैट वी डू नॉट नो अबाउट। सो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यस, इंडिविजुअल का नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, ये सेम क्वेश्चन हिंदी में है। अब आगे बढ़ते हैं। ये केसलेट है, ध्यान से समझो। इस पर बेस्ड 10, 11, 12, 13 4 सवाल है यहाँ पर, है ना, 4 सवाल है इस पर बेस्ड। फटाफट इसको देखते हैं, है ना। वीडियो पॉज करके आप एक बार इसको बनाने की कोशिश करो, है ना। और चलिए अब देखते हैं। ए बी सी डी 5 बॉक्सेस हैं और ए बी सी डी एंड ई 5 बॉक्सेस हैं और उनमें जो ब्लू कलर बॉटल्स हैं और रेड कलर बॉटल्स हैं, है ना। तो ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड ये है, ठीक है। कितनी कितनी है ये हमें यहां पर निकालना है ना। तो ये देख लेते हैं। तो ओके, तो यहां पर दिया गया, देखो टोटल कितनी बॉटल्स है 9000। सो टोटल इज 9000। तो रेशियो ऑफ रेड कलर बॉटल्स टू ब्लू बॉटल्स इन द रूम इज 2:1। अगर हम 9000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो रेड 6000 आएगा और ब्लू कितना आएगा 3000। ब्लू आ गया 3000, 6000 और 3000 2:1 में डिवाइड कर दो इसको, 9000 को। नाउ 20% ऑफ ब्लू बॉटल्स आर इन बॉक्स सी। तो ब्लू का 20% 600 होगा, तो 600 ब्लू बॉटल्स हैं बॉक्स ई में, राइट। 12.5% ऑफ ब्लू बॉटल्स आर इन बॉक्स सी। 12.5% मतलब इसका 1/8 वो बॉक्स सी में है। तो इसका 1/8 किया तो 8 से काटा, 8 × 3 24, 6 बचेगा, 8 × 7 56, 5 बचेगा, 8 × 5 40, 4 बचेगा, सॉरी 8 × 5 40, 375, ठीक है। द रेशियो ऑफ रेड बॉटल्स टू ब्लू बॉटल्स इन बॉक्स ए इज 2:3। तो रेड और ब्लू का जो रेशियो है, ध्यान से समझना, रेड टू ब्लू इज 2:3। सो इफ दिस इज 2x, दिस इज 3x, है ना। आगे बढ़ते हैं। 44% ऑफ रेड बॉटल्स आर इन बॉक्स डी। बॉक्स डी में इसका 44% है ना, रेड बॉटल्स का 44% मतलब 40% प्लस 4%। 40% इसका कितना हो गया 600 का 4 गुना 2400 और 4% कितना हो गया 240। तो कितना हो गया 2640। 2640 आर इन डी। 2640 रेड बॉटल्स आर इन डी। नंबर ऑफ ब्लू बॉटल्स इन डी, नंबर ऑफ ब्लू बॉटल्स इन डी इज 1/5 ऑफ रेड बॉटल्स इन सेम बॉक्स। तो इसका 1/5 हमने किया, 5 से काटो, 5 × 5 25, 5 × 2 10, 5 × 8 40, 528 हो गया। टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स इन सी इज 1035। तो सी में 1035 टोटल है। तो हमें ये पता है तो ये निकाल सकते हैं हम। 1035 में से घटा दिया, 1035 में से घटा दिया 375, राइट। तो दिस इज 0, दिस इज 6, दिस इज 660 आएगा, ठीक है, 660। सो दिस इज 660, राइट। 24% ऑफ रेड बॉटल्स आर इन बॉक्स बी। बॉक्स बी में रेड बॉटल्स का 24% है। तो 24% ऑफ दिस नंबर, 24 × 60, इट इज 1440, ठीक है। दे आर इन बॉक्स बी, 1440, राइट। एंड ठीक है, एंड रिमेनिंग रेड बॉटल्स आर इन बॉक्स ई। बाकी बचे जो रेड बॉटल्स हैं वो ई में है, ओके। अच्छा वो देख लेंगे हम। सेवन बाई 50 ऑफ द रेड बॉटल्स आर इन ए। तो रेड बॉटल का 7/50 हमने किया, 7/50 ऑफ 6000 कितना होगा, 0 से 0 काट दिया, 120 बार कटा, 120 × 7 840, ये 840 आ गया, ठीक है।
अगर ये 2x की वैल्यू है तो x की वैल्यू कितनी हो गई 420, तो 3 इंटू 420 कितना हो गया 1260, ये 1260 हो गया। अब इसमें भी एक वैल्यू बची है, इसमें भी एक वैल्यू बची है, वो हम कैसे निकालेंगे, इस टोटल को रेड में से माइनस करेंगे 6000 में से, और ये टोटल को अगर मैं ब्लू यानी 3000 में से माइनस करूंगा तो आई विल गेट दिस वैल्यू, सो विल गेट ऑल द वैल्यूज, आसान हो जाएगा। और इन पर बेस्ड 4 क्वेश्चन है, वो भी आंसर आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, दिस इज डूएबल इजीली। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, जो सवाल है Q1 Q2 पर बेस्ड, क्वांटिटी कंपैरिजन पर बेस्ड। पहला सवाल है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 28,000, इट वाज बॉट बाय द शॉपकीपर एट सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% and 10%. After this he spent 2600 on the modernization and finally sold the article at 26445. What is the profit percent? ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर निकालना है। देखो 28,000 कॉस्ट थी उसकी, 28,000 एमआरपी था, 28,000 पे पहले आपको डिस्काउंट मिला कितना 25% और फिर 10%, 25% मैंने इसमें कम कर दिया, तो 7,000 कम कर दोगे इसमें तो कितना बचेगा 21,000, फिर मैं 10% कम कर दूंगा, 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब 10% का डिस्काउंट 2100 कम कर दो इसमें से, तो 2000 कम किया तो 19,000 और 100 कम कर दिया 18,900 का पड़ा ये। अच्छा, फिर उसने रिपेयर पर खर्च कर दिया, मॉडर्नाइजेशन पर खर्चा कर दिया 2600, मतलब उसने ये आर्टिकल इतने में लिया था, लेकिन क्योंकि उसके 2600 एक्स्ट्रा खर्च हो गए तो जो उसकी एक्चुअल में कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई 21,500, ठीक, 21,500 कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस हमें दिया गया कितना 26,445, सेलिंग प्राइस दिया है 26,445, तो व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस देखा कितना है 45, दिस इज व्हाट 9, दिस इज 4, 4945 आउट ऑफ 21500, सीपी रखेंगे नीचे इनटू 100, इससे इसको काट दिया। 215 का डबल कितना होता है, 215 से इसको काटा, 215 का डबल हो गया 430, बचेगा कितना 64, 645 इससे जाएगा 3 बार, सो हेयर द प्रॉफिट इज 23%। तो दिस इज क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 1 की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो आ रही है 23%। व्हाट अबाउट क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 2 में हम देखते हैं क्या दिया गया है, क्लास एक्स एंड वाई हैविंग सम गर्ल्स हैव एवरेजेस ऑफ 21 एंड 27, तो एवरेज है इसका क्लास 1 एंड 2 का, एक्स एंड वाई का 21 27, बोथ आर मर्ज्ड इनटू सिंगल क्लास एंड द रेशियो बिकम्स एवरेज बिकम्स 25। तो मर्ज करने के बाद इतना एवरेज बन रहा है दोनों को मिलाकर, तो इनका इंडिविजुअल एवरेज, इंडिविजुअल नंबर है जो नंबर ऑफ गर्ल्स इन एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन वाई, इसका रेशियो हम निकाल सकते हैं। 27 माइनस 25 कितना हो गया 2, और 25 माइनस 21 कितना हो गया 4, सो द रेशियो इज व्हाट 1:2, रेशियो कितना हो गया 1:2। सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास एक्स, क्लास एक्स में गर्ल्स का परसेंटेज क्या है, तो क्लास एक्स में गर्ल्स का परसेंटेज कितना होगा 1 आउट ऑफ टोटल कितना है 3, 1/3 यानी 33.33%। भाई टोटल में से गर्ल्स कितनी क्लास एक्स की 1 आउट ऑफ 3 यानी 33.33%। तो आई कैन से Q1 इज लेस देन Q2, Q1 इज लेस देन Q2, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है ये, इस सवाल को सभी लोग एक बार ट्राई करें, सभी लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 दी गई, अमित एंड हिज फ्रेंड सुमित अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन फॉर 2 वैकेंसीज फॉर द सेम पोस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन फॉर अमित इज 1/5 एंड दैट फॉर सुमित इज 1/7। तो अमित के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5 एंड सुमित के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, केवल एक सेलेक्ट हो। मतलब इसमें 2 केसेस पॉसिबल है बेसिकली, पहला अमित सेलेक्ट हो सुमित सेलेक्ट ना हो, और मतलब प्लस अमित सेलेक्ट ना हो सुमित सेलेक्ट हो जाए, है ना। तो अमित सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, सुमित के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/7 हो जाएगी, बिकॉज सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, तो ना होने सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 1/7 यानी 6/7। अमित सेलेक्ट ना हो यानी 1 - 1/5 कितना हो गया 4/5, और सुमित सेलेक्ट हो जाए यानी 1/7।
तो कितना हो गया, 6 और 4 10 और नीचे हो गया 7 इंटू 5 35। 5 से गया ये 2 बार, 5 से गया 7 बार, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 की वैल्यू तो आ गई 2/7। डेफिनेटली क्वांटिटी 2 में मुझे स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन पूछी गई है मीटर पर सेकंड में, और 2/7 से तो ज़्यादा ही होगी। ये तो मतलब देखने में ही लग रहा है कि क्वांटिटी 2 बड़ी होगी क्वांटिटी 1 से, क्योंकि स्पीड 2/7 से बड़ी ही होगी। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, है ना, कहीं कोई अजीब सी चीज़ तो नहीं है यहाँ पर, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 2 ट्रेन्स आर 528 मीटर लॉन्ग, दोनों ट्रेन की लंबाई 528 मीटर है, and each are moving in opposite direction, they are moving in opposite direction, they cross each other in 12 seconds, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की स्पीड का सम होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, s1 प्लस s2। और स्पीड क्या होती है, लेंथ का सम डिवाइडेड बाई टाइम। लेंथ का सम क्या है, 528 पहली की लेंथ है और दूसरी की लेंथ भी 528 है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 12, तो ये कितना हो गया 1056 डिवाइडेड बाई 12। 12 से गया 8 बार, बचेगा कितना, 12 इंटू 8 96, बचेगा कितना 9, 12 इंटू 8। तो दोनों का जो स्पीड का जो सम आ गया वो 88 आ गया। और मुझे कहा गया है कि फास्टर ट्रेन, वन ऑफ द ट्रेन इज मूविंग 4.5 टाइम्स फास्टर देन अदर। तो 4.5 टाइम फास्टर देन अदर मतलब S1 और S2 का रेशियो क्या है, ये अगर इसकी स्पीड 1 है तो इसकी स्पीड 4.5 होगी, मतलब स्पीड का रेशियो है 9/2। तो अगर मैं 88 को 9/2 के रेशियो में डिवाइड करूंगा तो 9 + 2 11 यूनिट की वैल्यू 88, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई तो 2 इंटू 8 16 एंड 9 इंटू 8 कितना हो गया 72। तो दोनों की स्पीड मुझे मिल गई, है ना। और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन। फास्टर ट्रेन की स्पीड है 72, तो डेफिनेटली 72 इज ग्रेटर देन 2/7। तो आंसर इज Q1 इज लेस देन Q2, Q1 इज लेस देन Q2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ cylindrical tank whose diameter is 21 centimeter is partially filled with a liquid, ठीक है। A cuboidal whose dimension, that is length, is 42, breadth is 33 and height is 27 are immersed। तो एक cuboid, not cuboidal, it should be cuboid, is immersed in the tank, है ना। तो हमने क्या किया, उसमें cuboid डाला टैंक में। फाइंड द लेवल ऑफ लिक्विड दैट राइजेज इन द टैंक, कितना लेवल राइज करेगा उसका, है ना, कितना लेवल राइज करेगा। तो भाई एक सिलिंड्रिकल टैंक है, आप ये समझो इस तरीके से, एक सिलेंडर है, उसमें कुछ कुछ पानी भरा हुआ है ना, कुछ पानी इसमें भरा हुआ है ना। अगर यहाँ पर कुछ पानी भरा हुआ है तो ये पानी अगर मैं इसमें क्यूबॉइड डालूंगा, इमर्स कराऊंगा, तो पानी कुछ ना कुछ ऊपर आएगा, है ना। तो ये पानी इतना ऊपर आ गया सपोज, है ना, तो ये यहां से यहां तक अगर मैं काउंट करूंगा तो ये भी एक सिलेंडर ही तो बन रहा है, ये जो फिगर है वो भी सिलेंडर बन रहा है। और ये वॉल्यूम कितना ऊपर आएगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, जो भी आर्टिकल आपने इसमें डाला है। तो आपने इसमें क्या डाला है, आपने इसमें डाला है एक क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड अगर आपने इसमें इमर्स कराया है तो जितना ये पानी ऊपर आया है वो उसी के बराबर होगा जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, राइट। अच्छा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, सो दिस इज हाइट h, तो इसका वॉल्यूम होगा πr²h। तो पाई मतलब 22/7। रेडियस कितनी होगी इसकी, तो जो जैसे इसका डायमीटर है 21, तो रेडियस हो गई 21/2, 21/2 रेडियस, दिस इज r², πr² इंटू h, हाइट इज h, एंड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 42 इंटू 33 इंटू 27, राइट। तो हम यहाँ पर h की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 21 से गया ये 2 बार, है ना, 21 से 2 बार चला गया, 3 से गया 7 बार, 3 से गया 11 बार, 7 से 7 कट गया, है ना, 11 इंटू 2 22 से 22 कट गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 27 इंटू 4 यानी कि 108। तो यहाँ पर जो हाइट राइज करेगी वो 108 सेंटीमीटर राइज करेगी। तो राइज इन द हाइट इज 108 सेंटीमीटर, राइट। A solution of sugar syrup has 40% of sugar. Another solution has 25% sugar. Find how many liters of second solution must be added to 30 liter of first solution. तो पहले वाले का मैंने 30 लीटर लिया, दूसरे वाले का कितना लीटर लिया, लेट सपोज x लीटर क्वांटिटी ली है। इसमें शुगर का परसेंटेज कितना है 40%, इसमें शुगर का परसेंटेज कितना है 25%, एंड
ओवरऑल कितना बन जाए 33 1/3%, जिसको मैं 100/3 भी बोल सकता हूँ, 100/3 बोल सकता हूँ। तो तीनों में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि फ्रैक्शन में जो है 3 वो कैंसिल हो जाए। एलिगेशन में हम हमेशा ऐसा कर सकते हैं, तीनों में कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड कर देते हैं पहले 5 से 8 बार, 5 से गया 5 बार, 5 से गया 20 बार। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 × 3 24, 5 × 3 15 और ये हो जाएगा 20। तो 24, 15 और 20, तो इनका आप डिफरेंस निकालो कितना है 5, और इनका डिफरेंस निकालो कितना है 4। तो ये 5 का 6 गुना है, 5 × 6 30, तो 4 का 6 गुना कितना हो गया, 4 × 6 24 लीटर। यस, सो द आंसर इज 24। तो बताओ 108 है और ये 24 है, दैट मीन्स Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ऑप्शन ई इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। Q can do a piece of work in some days, P is 3 times as efficient as Q and P can do the same work in 8 days. Find the time taken to complete 7 times of the work in which P, Q, R will complete the work together if P is 50% more efficient than R. ठीक है, तो Q can do the work in some days, मुझे नहीं पता कितने दिन में करेगा, कुछ दिन में कर सकता है, तो ये लाइन देने की जरूरत ही क्या थी, चलिए दे दी। P is 3 times as efficient as Q, तो P जो है, P की कैपेसिटी Q से 3 गुना है, मतलब 3:1 का रेशियो है। P can do the same work in 8 days, P 8 दिन में एक काम को कर सकता है, मतलब वर्क कितना हो गया हमारे पास, एक दिन में ये 3 यूनिट करेगा, तो 8 दिन में कितना करेगा, 3 × 8 यानी 24 यूनिट, 24 यूनिट करेगा 8 दिन में, राइट। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट 7 टाइम्स ऑफ द वर्क, 7 टाइम्स ऑफ द वर्क, यानी कि मुझे अब काम कितना करना है, यहां पर 7 गुना इसका, 24 का 7 गुना, राइट। इफ P इज 50% मोर एफिशिएंट देन R, P जो है R से 50% ज्यादा एफिशिएंट है, तो मैं P और R की कैपेसिटी की बात करूंगा। अगर R 2 है तो इससे 2 में 1 ज्यादा, 50% का मतलब है 1/2, तो 2 में 1 का चेंज कितना हो गया 3। तो हमने देखा कि P 3 है, यहां पर भी P 3 है, रेशियोज को कंबाइन कर सकते हैं हम, P is to Q is to R निकाल सकते हैं। क्या होगा, P is 3, Q is what 1 and R is what 2। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं भाई टोटल वर्क है 7/7 × 24, राइट, एंड टोटल कैपेसिटी कितनी है, अगर तीनों मिलकर काम करेंगे इसको, तो 3 और 1 4 और 2 6, 6 की रेट से काम करेंगे, 6 से गया ये 4 बार, 7 × 4 कितना हो गया 28, 28 डेज में काम को कर पाएंगे। तो क्वांटिटी 1 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 28 आ गई, क्वांटिटी 1 की वैल्यू 28 आ गई। अगर मैं क्वांटिटी 2 की बात करूंगा, क्वांटिटी 2 की बात करूंगा, तो क्वांटिटी 2 है 3 कंटेनर्स आर कंटेनिंग ऑरेंज जूस, 3 कंटेनर्स ऑरेंज जूस को कंटेन कर रहे हैं। देयर आर 30 लीटर्स ऑफ ऑरेंज, देयर इज 30 लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस इन फर्स्ट कंटेनर, पहले वाले में कितना है 30 लीटर है, दूसरे वाले में द सेकेंड कंटेन्स 20% मोर ऑरेंज जूस देन द फर्स्ट कंटेनर। 20% मोर का मतलब इसमें 20% आप बढ़ा दोगे, तो 3 का डबल 6 यहां बढ़ गया, 36 हो गया सेकेंड वाले में। एंड थर्ड कंटेनर कंटेन्स 40% लेस देन द फर्स्ट, तो इसका 40% हो गया, 4 × 3 12, 12 कम किया तो यहां पर हो गया 18। तो पहले में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑरेंज जूस इन ऑल द कंटेनर्स, तो इन तीनों का मुझे क्या बताना है, एवरेज बताना है। एवरेज डिवाइड बाई 3 कर दो, कितना हो गया, ये हो गया 54, 54 + 30 84, 84/3, सो इट इज अगेन, इट इज ऑल्सो 28। तो ये वैल्यू भी 28 है, ये भी 28 है, तो बोथ आर इक्वल, सो आंसर इज सी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट 18 and 19 based on this, the following questions contains 2 statements, statement 1 and 2, you have to determine which statement is or are necessary to answer the questions। कौन से स्टेटमेंट यहां पर नेसेसरी है ना, डेटा सफिशिएंसी का सवाल है। तो यहां पर दिया एज ऑफ हर्षित विल ट्रिपल इन 40 ईयर्स, 3 साल में, मतलब 40 साल में 3 गुना हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं भाई, अगर उसकी आज एक यूनिट है, 3 गुना होने का मतलब 3 यूनिट हो गई। डिफरेंस कितने का आया, 2 यूनिट का, जो कि 40 साल का गैप है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई, यानी आज उसकी एज 1 यूनिट है, मतलब 20 साल है। तो मुझे ये पता लग गया कि हर्षित की एज 20 साल है, ये तो हमें दिया ही गया, ठीक है, इनडायरेक्टली ये चीज दी गई है। सो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ राजा, हर्षित एंड सीमा आफ्टर 7 ईयर्स,
तो अगर करंट एवरेज इन तीनों का मुझे मिल जाता है, प्रेजेंट एवरेज, उसमें मैं 7 ऐड कर दूंगा तो 7 साल बाद का एवरेज मिल जाएगा, लेकिन करंट तो मिले, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करता हूं, फर्स्ट स्टेटमेंट से मुझे क्या मिलेगा, राजा इज द ब्रदर ऑफ हर्षित, कौन किसका भाई है बहन है उससे मतलब नहीं है, एज देखते हैं हम, इज 12 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो राजा और हर्षित की एज का रेशियो हमें दिया गया है, तो राजा माइनस हर्षित इज व्हाट 12, ये यहां पर दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट अगर मैं देखता हूं तो राजा इज मैरिड टू सीमा हु इज 5 ईयर्स यंगर देन राजा, तो राजा माइनस सीमा इज व्हाट 5। तो भाई देखो यहां पर मुझे हर्षित की एज पता है, लेकिन हमें राजा और सीमा की एज निकालनी पड़ेगी, तो यहां से मैं राजा की एज निकालूंगा, हर्षित की एज यहां रख के, और जब राजा की एज आ जाएगी वो यहां रख के मैं सीमा की एज निकालूंगा, ठीक है। तो तीनों की एजेस मुझे मिल जाएंगी, राजा, हर्षित और सीमा की, तो एवरेज भी मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा कैसे, दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके। आंसर निकालने में मत बैठ जाना, बस ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है आंसर देने में। तो 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, डेटा इज गिवन इन बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर सफिशिएंट और नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अब बोथ ट्रेवल्स आर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब डाउन स्ट्रीम मान लो आप इसको, है ना, थोड़ा डाउनवर्ड लिख गया है वो, डाउन स्ट्रीम फ्रॉम P टू Q एंड देन मूव्स अपवर्ड अपस्ट्रीम फ्रॉम Q टू P। तो डिस्टेंस क्या है Q से P की, P से Q की x है, तो Q से P की भी x होगी, है ना। यहां पर वो चल रही है डाउन स्ट्रीम, यहां पर चलेगी अपस्ट्रीम। हमें टोटल टाइम बताना है, मतलब इसकी वैल्यू मुझे बतानी है, दिस इज द टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। सो ये हमें बताना है। तो स्टेटमेंट 1 में मुझे क्या दिया गया है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 व्हाइल द नॉर्मल स्पीड ऑफ द बोट इज स्ट्रीम इज 2। सो यानी x और y हमें दिया गया, x इज 5 एंड y इज व्हाट 2, है ना। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा, 5 + 2 7, और अपस्ट्रीम क्या होगा 5 - 2 3। तो ये स्पीड तो आ गई। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया गया, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम डबल्स इन द रिटर्न जर्नी। तो वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या दोनों स्टेटमेंट में कहीं भी मुझे डिस्टेंस के बारे में बात की गई है, नहीं, डिस्टेंस तो कहीं दिया ही नहीं गया, और जब डिस्टेंस कहीं नहीं दिया गया तो आंसर निकाल ही नहीं सकते। सो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन आफ्टर कंबाइनिंग बोथ द स्टेटमेंट्स, दोनों कंबाइन करके भी आंसर नहीं आ सकता है। बात कर रहे हैं अगली सवाल की। अगला सवाल है, हर्षित मार्क्स अप ऑल द बुक्स इन हिज शॉप बाय 25% मोर, he gives 20% discount and 35% of the total number of books, okay, on 35% of the books, 10% discount on 38% of the books, and if Harshit gets overall profit of 8%, find the percentage of discount should be given by Harshit to a customer on the remaining number of books. So we do not know how many books he is dealing with or what is the total MRP, है ना। तो मैंने मान लिया कि टोटल जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये है, मैंने ये मान लिया कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपये, है ना। 25% उसने बढ़ाया 1/4, तो एक काम करता हूँ और आसान बना लेता हूँ, उसको 4000 मान लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, मार्क प्राइस भी ऐसा आ जाएगा, एक सिंपल सी वैल्यू, 25% इसका कितना हो गया 1000, तो मैंने 1000 बढ़ा दिया, तो मार्क प्राइस आ गया 5000। आप 1000 मान के भी कर सकते थे शुरुआत से, है ना, पर 1000 में क्या होता है कि 1000 का 25% हो जाता 250, तो यहाँ 1250 आता। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में मुझे दिक्कत आती, तो मैंने 4000 मान लिया, तो ये 5000 हो गया, आसान हो गया ना। तो अब हुआ क्या कि ही गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन 35% ऑफ द बुक्स। तो 35% बुक्स का जो प्राइस है, आप मुझे बताओ, अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूंगा, सेलिंग प्राइस की यहाँ बात करता हूं, तो इसकी 35% कितना हो गया, इसको सेग्रीगेट कीजिए आप, 35% इसका कितना हो गया, 35% हो गया 30% + 5%, 30% है इसका 1500 और 5% है 250, तो कुल मिलाकर हो गया 1750। तो 1750 जिनका MRP है उन पर उसने डिस्काउंट दिया है, कितना कितना डिस्काउंट दिया है भाई, 20%, 20% का डिस्काउंट यहाँ दिया है, मतलब ये बेची गई है कितने में, 20% इसका कितना होगा, 175 का डबल 350, इसमें 350 कम करोगे तो कितना आएगा 1400 रुपये। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, है ना, ठीक है। 10% ऑन डिस्काउंट, 10% ऑफ डिस्काउंट ऑन 38% ऑफ बुक्स, भाई 38% इसका कितना होगा, 38 × 50 यानी 3800/2 1900, तो 1900 पर कितना मिला, 10% का डिस्काउंट, ठीक है, 10% डिस्काउंट। सो वी कैन से 190 कम कर दिया यहाँ पर, अगर मैं 190 इसमें से कम करूंगा तो 1710 बचेगा, यस 1710, ठीक है। एंड
ओवरऑल उसे 8% का प्रॉफिट चाहिए। अच्छा बचा कितना प्राइस, तो इसमें से मैंने ये घटा दिया, इसमें से ये घटा दिया 1750 और 1900, कुल मिलाकर कितना हो गया 0, ये 5, 16, 3, 3650 इसमें से घटा दोगे तो कितना बचेगा 1350। ये 1350 की बुक बची है ना, और इस पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए, तो भाई मुझे चाहिए ओवरऑल 8% का प्रॉफिट, तो 8% इसका कितना हो गया 8 × 40 यानी 320। 320 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 4000 + 320, कुल मिलाकर सेलिंग प्राइस 4320 आना चाहिए। तो मैं इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं कि नहीं बचा हुआ, क्योंकि इन दोनों का तो पता है मुझे। तो ये कितना हो गया 4320 माइनस इन दोनों का सम कितना हो गया, ये 3110। अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1210। सो दिस हैज टू बी 1210। अभी आप मुझे बताओ इनका रेशियो क्या है, रेशियो निकाल सकते हैं वैसे ही देख लो, है ना, अप्रोक्सीमेटली बताना है ना, तो एग्जैक्ट तो वैसे ही नहीं आएगा। इसमें कितना डिस्काउंट दिया गया, 135 और 121 में कितना फर्क है, 135 और 121 में कितना फर्क है, 14 का फर्क है। 14 का डिस्काउंट है 135 पर, 0 से 0 तो हमने काट ही दी ना, तो लगभग इसके 10% के आसपास है ना भाई। इसका 10% कितना है, आप देखो इसका 10% है 13.5, 10%, और 14 है ऊपर, तो 10% से थोड़ा सा ज्यादा है, हल्का सा ज्यादा, तो 10 पॉइंट समथिंग % आएगा, तो आई कैन से 11%, है ना, 11% हम कह सकते हैं इसको, यस 11% कह सकते हैं। सो लगभग 11% डिस्काउंट यहां पर देना चाहिए, ठीक है भाई, यस। चलिए ओके, नेक्स्ट देखो अगला सवाल। अगला सवाल है अमित, सुमित एंड पुनीत स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट। तो इनके अमाउंट है x 12,500 एंड 17,500, ये अमाउंट्स हैं, राइट। नाउ दे इन्वेस्ट देयर मनी फॉर 7 months, 7 months एंड 5 months, 7 months, 7 months, 5 months, ठीक है। इफ अब टोटल प्रॉफिट क्या आएगा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, रेशियो निकाल सकता हूं। प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इनटू टाइम का रेशियो। तो इससे पहले कॉमन चीजें काट देते हैं, 7, 7 और 7 से कट गया 2500 टाइम्स, है ना। अब तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, सो दिस इज x, दिस इज 12,500 एंड दिस इज 25 × 5, 25 × 5 यानी 12500, राइट। तो आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस अमित गॉट 16,800 एज द प्रॉफिट शेयर, ठीक है। तो अमित कौन है, सबसे फर्स्ट पर्सन, तो अमित को कितना मिलेगा x, और टोटल कितना आएगा x प्लस इन दोनों का सम 25,000, x प्लस 25,000, है ना। तो अमित का शेयर यहां पर कितना है भाई, अमित का जो शेयर है वो है कितना 16,800 यानी 168 लिख दूं, और टोटल कितना है 448, टोटल है 448, यस टोटल है 448, ठीक है। तो फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑल द पर्सन्स टुगेदर। तो इन दोनों का तो पता है, बस इसका ही तो निकालना है, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 4 से काट दिया हमने, 4 से गया 4 बार, है ना, या 8 से काट दो, 8 से 2 बार गया, 8 से 1 बार गया, 8 से गया 5 बार, 8 से गया 6 बार, 7 से गया 3 बार, 7 से गया 8 बार। तो 8x बराबर 3x, 8x 3x तो बचेगा 5x बराबर 25 × 3 हो गया 75,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15,000। तो जब x की वैल्यू 15,000 आ गई तो तीनों के टोटल इन्वेस्टमेंट कितने हो गए भाई, इन दोनों के मिलाकर हो गए 30,000। इन दोनों को जोड़ो 500 इसको दे दो, 13,000 + 17,000 30,000, 30 + 15 कितना हो जाएगा, इसका हो गया x 15,000। तो 30 + 15 यही तो बोला टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑल द पर्सन्स टुगेदर, है ना। तो आंसर आ गया 30,000, नन ऑफ दीज, यस 30 + 15 45,000, 45,000 ही आएगा। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। तो x 12,500, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए इसकी। ठीक है, तो यहां पर देखो इसका इन्वेस्टमेंट था x, इसका था 12,500, इसका था 17,500, ठीक है। 7 महीने 7 महीने 5 महीने, ठीक है। तो हमने 7 7 7 काटा, 7 से काटा ये 2500 टाइम्स, राइट। तो ओवरऑल देखा तो दिस इज x, दिस इज 12,500, दिस इज अगेन 12,500, राइट। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस
तो अब देखो टोटल प्रॉफिट अमित को इतना मिला, तो अमित को प्रॉफिट कितना मिलेगा, एक्स पार्ट, और टोटल हो गया इन तीनों का सम, तो ये एक्स प्लस 25,000, तो 168 अपॉन कितना हो गया 448। 8 से काट दिए 2 बार 1 बार, 8 से काट दिए 5 बार 6 बार, 7 से गया 3 बार, 7 से गया 8 बार, 8x 3x, 8x 3x डिफरेंस इज 5x 75,000, तो x की वैल्यू हो गई 15,000। x की वैल्यू 15,000 आते ही इन दोनों का टोटल इन्वेस्टमेंट था कितना 30,000, 30 प्लस 15 45,000 आएगा, है ना। तो 45,000 आंसर है इसका, नन ऑफ दिस। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A letter is chosen at random from the word IBPS guide। ठीक है, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है आपके कंटेंट के लिए, IBPS गाइड, है ना, जिसपे आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। तो फाइंड व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवेल, है ना। तो सिंपल सी बात है कि हमें एक लेटर चूज करना है, वो वोवेल होना चाहिए, है ना। तो हम कोई भी लेटर चूज करेंगे तो या तो वो कांस्टेंट होगा या वोवेल होगा। तो वोवेल कितने हैं यहाँ पर हमने देखा, एक ये वोवेल है, 1 2 ठीक है 3 एंड 4 वोवेल हैं, तो 4 वोवेल 4C1, और टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 4/9, है ना। 4/9 इज राइट आंसर, नन ऑफ दिस, है ना। और कोई वोवेल तो नहीं ना, आई है, यू है, आई है एंड ई है, और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4/9 इज राइट आंसर। ठीक है, आप कहेंगे सर आई और आई तो सेम है, पर भाई हम अरेंजमेंट थोड़ी कर रहे हैं, हम तो केवल सिलेक्शन कर रहे हैं, केवल हम सेलेक्ट कर रहे हैं। वो आई और आई सेम वाला केस नीचे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करते हैं, वो कब करते हैं, जब हम अरेंज करते हैं। यहाँ पर कुछ अरेंज नहीं हो रहा है, केवल सिलेक्शन हो रहा है। अगला सवाल देखो। A large solid sphere is melted and molded to form identical right circular cones with the base radius and height same as radius of sphere। ठीक है, one of these cones is melted and molded to form a smaller solid sphere। ठीक है, तो find what will be the ratio of surface area of smaller sphere to the surface area of larger sphere। ठीक है, तो एक काम करते हैं, one of these cone is melted and molded to form a smaller solid sphere। ठीक है, तो एक कोन को हमने मेल्ट किया और एक छोटा सॉलिड स्फेयर यहां से बनाया। ठीक है, तो देखो एक सबसे पहले एक बड़े सॉलिड स्फेयर को मेल्ट करके आप आइडेंटिकल राइट सर्कुलर कोन बना रहे हो विद द बेस रेडियस एंड हाइट सेम एज द राइट रेडियस ऑफ स्फेयर। तो देखो एक बड़े वाले रेडियस की जो स्फेयर है वो आर मान ली हमने। ठीक है, और जो कोन बनेगा उसकी बेस की रेडियस और हाइट दोनों ही सेम है, इसके बराबर है। तो मतलब ये भी आर है और ये भी आर है ना, ये भी आर है और ये भी आर है। एक कोन को मैंने मेल्ट करके एक स्मॉल सॉलिड स्फीयर बनाया, है ना। तो भाई इसका जो सरफेस एरिया होगा, सॉरी, जब हम मोल्ड करके किसी दूसरे फिगर में उसको कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एंड हाइट इज ऑल्सो आर। एंड स्फेयर, जो छोटा वाला आप स्फेयर बनाओगे, छोटा वाला स्फेयर, इसकी रेडियस मान ली मैंने स्मॉल आर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों के बराबर होंगे, तभी तो मोल्ड किया हमने इसको, है ना। 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, राइट, 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब बराबर 4 टाइम्स स्मॉल आर क्यूब, ये आ गया, राइट। अब मुझे चाहिए सरफेस एरिया का रेशियो, है ना। तो आप मुझे बताओ स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी। स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इज 1/4, तो 1/4 की पावर 1/3, पावर 1/3 आ जाएगी ना, 1 की पावर 1/3 तो 1 ही हो गया, है ना। अब सरफेस एरिया स्मॉलर और लार्जर का, तो भाई सरफेस एरिया किस रेशियो में होगा, पहले वाले का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, और बड़े वाले का होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई तो वैसे ही कट जाएगा, है ना। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 1/4 की पावर 1/3, और इसका क्या करना है मुझे स्क्वायर करना है, बिकॉज ऊपर नीचे स्क्वायर है। तो क्या हो गया 1/4 की पावर मल्टीप्लाई हो गई 2 × 1/3 2/3, तो 1/4 की पावर 2/3, 1/4
4 की पावर 2/3। अब यहाँ भी गड़बड़ है, आपको लगेगा कि सर नन ऑफ दीज है, पर भाई 4 को हम 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो इस चीज को अगर मैंने 2 स्क्वायर लिखा तो 2 की पावर 4/3 भी तो यही चीज है, तो 1/2 की पावर 4/3। यस, ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। तो मेंसुरेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए, Raj invested in a bank scheme that offers an interest rate of 10% compounded annually. The end period of the scheme is 3 years. 3 साल में स्कीम कंप्लीट हो जाएगी, बट 1 year before the end period Raj withdraw his amount from the bank, मतलब 2 साल में उसने विड्रॉ कर लिया पूरा, है ना। तो फॉर दिस प्री मैच्योर विड्रॉ द बैंक डिडक्टेड 3% ऑफ टोटल अमाउंट पेबल टू राज फॉर दैट पीरियड। तो 3% उसने डिडक्ट कर लिया। if after the deduction Raj got this much amount, then find the total investment made by Raj approximately। मैं ये कह रहा हूं कि भाई राज ने इन्वेस्ट किया था सपोज x 100x उसने इन्वेस्ट किया, या x रुपीज उसने इन्वेस्ट किया था, तो उसको ब्याज कितनी मिलेगी? 21% की 2 साल में। भाई 10% की है तो 10% रेट है, 2 साल में सक्सेसिव लगाओगे आप, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 10 + 10 + 10 × 10/100, तो ये हो गया 1 टाइम 21%। तो नेट इंटरेस्ट मिलेगी कितनी? 21% की, है ना। तो उसका जो पैसा है अपने आप का 121% हो जाएगा, 121% हो गया, राइट। जब 121% हो गया तो उसमें से क्या हुआ कि उसने जब 2 साल बाद जैसे ही उसने विड्रॉ किया तो बैंक ने उसमें से 3% काट लिया। आइडियली बैंक को इसको इतना पैसा देना चाहिए था, बैंक इसको इतना पैसा रिटर्न करती, पर 3% काट लिया। इसका मतलब बैंक ने इसको केवल इसका 97% ही दिया है ना। बैंक को जितना देना चाहिए था 3% काट लोगे तो 97% बचेगा, उतना देना चाहिए, ठीक है। तो राज को कितना मिला? इतना मिला, 367,145। तो उसका इन्वेस्टमेंट बताना है, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है लगभग। तो काट दो ना, इसको ऐसे काट देते हैं, 11 से काट देते हैं, 11 से गया 11 बार, 11 से काट दो, 11 × 3 33, भले ही कटे नहीं कटे अप्रोक्सीमेटली तो काट ही सकते हैं। 11 × 3 33 बचेगा 3, 11 से गया 3 बार बचेगा 4, 11 से गया 3 बार बचेगा 8, 11 से गया 7 बार बचेगा 7, 11 से गया लगभग 7 बार, इतना हो गया। फिर से 11 से काट दो, 11 से गया 3 बार, देन 0 3 बार बचेगा 4, 11 से गया 4 बार, 3034। 97 से लगभग काट दो इसको, 97 से अगर मैं 3034 को काटूंगा तो कितनी बार जाएगा? हमने देखा 3 बार जाएगा, 3 × 7 21, ये 29, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 12, यस, 124। तो दिस इज 197। बचेगा कितना भाई? यहाँ पर बचेगा 7 एंड यहाँ बचेगा 2, 27, 270 आएगा, देन पॉइंट आएगा यहाँ पर 270। अब इसके बाद कितना आएगा? इससे जाएगा ये 2 बार, ठीक है। 31.2 से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, और फिर यहाँ पर इससे 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 312 से स्टार्ट होगा और उसके आगे आएगा। क्या ये 312 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये हो सकता है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, है ना। नन ऑफ दीज भी हो सकता है इसका आंसर। 312 से आइडियली स्टार्ट होना चाहिए, तो आई थिंक नन ऑफ दीज होना चाहिए, है ना। इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए। यस, तो 312 से स्टार्ट होगा, सो डेफिनेटली इसका आंसर है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट सवाल है ये, अब ट्रेन पी ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। हाँ जी, a train P traveling at a speed of 90 km/h crosses a platform of equal length in 18 seconds.
मोर देन इट टेक्स टू क्रॉस अ सिंगल पोस्ट, है ना, 18 सेकंड ज्यादा लगता है और इक्वल लेंथ है। अब आप ये समझो कि जब वो खुद की लेंथ क्रॉस करती है, जब वो पोल को क्रॉस करती है, भाई पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपनी लेंथ के बराबर चलना पड़ता है, राइट। और ट्रेन जब अपनी लेंथ के बराबर चल रही है और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी वही है ना, तो प्लेटफॉर्म वाले पार्ट को क्रॉस करने में कितना समय ले रही है वो, 18 सेकंड। भाई पोल को क्रॉस करने में वो अपनी लेंथ चलेगी और ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी चलेगी, दोनों चलेगी, और प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ बराबर है, ऐसा कहा गया है। तो यहां से कितना एक्स्ट्रा चल रही है, 2L माइनस एल, मतलब अपनी लेंथ के बराबर एक्स्ट्रा चल रही है। और वो एक्स्ट्रा चलने में मतलब ये जो एल वाला पार्ट है, प्लेटफॉर्म वाला पार्ट, इसको चलने में उसे 18 सेकंड लग रहे हैं, यानी एल को चलने में 18 सेकंड लग रहे हैं, और स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो गया, 25 इंटू 18। ये तो ट्रेन की आ गई लेंथ, 25 इंटू 18, 18 इंटू 5 90, कैरी हो गया 9, ठीक है, 18 इंटू 36, 36 और 9 कितना हो गया, 45। 450 मीटर ट्रेन की लेंथ आ गई। यस, तो हमें क्या बताना है, इन हाउ मच टाइम विल अनदर ट्रेन क्यू ऑफ लेंथ 600 मीटर ट्रेवलिंग एट दिस स्पीड एंड ट्रेन पी क्रॉस ईच अदर व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो एक दूसरे की तरफ क्रॉस करेंगी चलते हुए अपोजिट डायरेक्शन में, तो 450 प्लस 600, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड क्या होगी, भाई इसकी स्पीड है 5 इंटू 5 25, प्लस दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है 54, 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, राइट। तो ये हो गया 1050 अपॉन 40, है ना, इसको इससे काट दिया, 4 इंटू 2 8, ठीक है, बचेगा 2, 4 इंटू 6 24, 26.25 सेकेंड्स, 26.25 सेकेंड्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, there is n number of employees in a company, the average of the employees of this company is x years, 2 employees left the company and 4 new employees joined the company. Incidentally the average of the employees in the company did not change, average change नहीं हुआ। Sum of the ages of 6 employees who is either left or joined the class or the company was 72 years, so what will be the value of x। तो देखो n number of employees थे, उनका average था सपोज a, तो n इंटू ए कर दिया मैंने, टोटल हो गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंटू एवरेज बिकम्स टोटल, है ना। इसमें से 2 एम्प्लॉइज चले गए, तो लेट सपोज जो गए उनका वेट है एक्स, जो गए हैं उनका वेट है मान लो एक्स, उनका जो वेट है एज है एक्स, और 4 नए आए हैं, तो जो आए हैं उनकी एज है वाई, है ना। सो नाउ एवरेज विल बी व्हाट, एवरेज कितना हो, टोटल कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाएंगे, पहले नंबर ऑफ पर्सन्स थे n, अब n+2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिकॉज n में से 2 चले गए और 4 आ गए, है ना, 2 चले गए और 4 आ गए, तो n-2 + 4 विच इज n+2, है ना। अब n+2 हो गए और एवरेज डिड नॉट चेंज, बोला है ना, एवरेज ऑफ दिस कंपनी डिड नॉट चेंज। तो एवरेज, अच्छा x दिया गया है मुझे, एवरेज ही x दिया गया है, तो इसको x मान लेते हैं फिर हम, है ना। तो जो लोग आए उनका वेट p मान लो, जो गए, और जो आए हैं उनका वेट q मान लो, है ना। सो एवरेज डिड नॉट चेंज, तो एवरेज इज दिस, एवरेज ऑफ द कंपनी डिड नॉट चेंज, तो एवरेज x ही है। तो यहाँ पर nx से nx कट जाएगा, q माइनस p कितना आ जाएगा, q माइनस p आ जाएगा 2 इंटू एक्स, राइट। अब मुझे यहाँ पर क्या दिया गया, देखो सम ऑफ द एजेस ऑफ 6 एम्प्लॉइज, मतलब जो आए हैं और जो गए हैं दोनों का जो सम है वो क्या है, p प्लस q, वो 72 है। तो x की वैल्यू क्या मैं निकाल सकता हूँ इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके, आप बताओ। भाई निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि p और q की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता, यानी कि p माइनस q माइनस p मुझे नहीं पता, तो x कैसे निकालूंगा, 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। सो द आंसर इज डेटा इनएडिक्वेट, डेटा इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है, डेटा इज नॉट सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ द एज ऑफ p 5 years hence to the age of r 6 years hence is 7:8। तो p की एज 5 साल बाद और r की एज 6 साल बाद 7:8 है, तो 7x और 8x मान लिया मैंने। अच्छा, इसकी तो ये जो एज है वो 5 साल बाद है, तो करंट एज कितनी हो गई, 5x, -5 कर दो। भाई 5 साल बाद अगर किसी बंदे की एज 7x है तो आज एज कितनी होगी, तो 5 घटा दो, 5 साल वाली एज में वापस आ जाओ, है ना। और इसकी एज 6 साल बाद है, तो करंट एज 8x - 6 हो गई, है ना। एज ऑफ q इज 11 years मोर देन p,
तो Q की एज इससे 11 साल ज़्यादा है, तो इसमें 11 जोड़ दिया मैंने, 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा 7x + 6 आ जाएगा, ये Q की एज हो गई, है ना। रेशियो ऑफ Q 4 ईयर्स अगो, तो Q की एज 4 ईयर्स अगो कितनी हो गई 7x, इसमें से 4 घटा दो 7x + 2 बचेगा। टू दैट ऑफ R 8 ईयर्स अगो, तो R की 8 ईयर्स अगो कितनी हो गई, इसमें से 8 घटा दो तो 8x - 14 हो जाएगा 8 घटाने पर। तो ये रेशियो आ गया 5/4, ये रेशियो क्या आ गया 5/4। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना मिलेगा 40x - 70 बराबर 28x + 8, तो ये हो गया 12x बराबर 78, है ना। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई, अगर मैंने इसको 3 से काट दिया तो 4 बार, 6 से काट दो, इनफैक्ट 6 से काट दो, 6 × 2 12, 6 से गया 13 बार, तो 13/2 x की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ r, r की एज कितनी हो जाएगी 8 × 13/2 - 6, इससे गया 4 टाइम्स, तो 52 - 6 इज हाउ मच 46, 46 इसका आंसर है, यस 46, ऑप्शन सी। क्लियर है, ऑप्शन सी 46 इज राइट आंसर। क्लियर सभी को, यस। चलिए अगला सवाल देखें। A person has 2 salt solutions, one containing 35% and another solution containing 60%. If the person mixes them in the ratio 2:3, 2:3 के रेशियो में मिक्स किया गया और उसके बाद एक x लीटर सॉल्यूशन बनाया जिसमें x% सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वेरी इजी, अब इसमें परसेंटेज कितना आएगा वो मैं वेटेड एवरेज से निकाल सकता हूँ, 2 × 35 यानी 70, है ना। x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दिस इज 180 डिवाइडेड बाई n1 + n2, 3 + 2 कितना हो गया 5, ठीक है। तो ये 250/5 विच इज नथिंग बट 50, सो x की वैल्यू आ गई 50%, और जो सॉल्यूशन है वो भी x ही लीटर है ना, यानी सॉल्यूशन भी कितना है 50 लीटर, क्योंकि x की वैल्यू 50 है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज 50 लीटर एंड x% सॉल्यूशन इन इट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉल्ट इन इट। तो सॉल्ट कितना होगा इसमें x%, है ना, x% का मतलब 50%, ये तो टोटल सॉल्यूशन है, तो इसका 50% कितना होगा 25 लीटर, राइट। तो 25 लीटर सॉल्ट है और x की वैल्यू कितनी है 50%, तो 50 और 25 लीटर। क्लियर है, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इज दिस इफ 65% boys are there and rest are girls, 40% of boys and 60% of girls do not have a smartphone, find the total number of students who have smartphones। ठीक है, तो 65% बॉयज हैं और गर्ल्स कितनी है 35%, तो 65 और 35 का रेशियो निकालो पहले, तो 65-35 का रेशियो निकाला तो कितना आया 13 और 5 से गया 7 बार, 13:7, 13:7, राइट। 40% बॉयज के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो कितनों के पास है 60% के पास है ना। गर्ल्स में 60% के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो कितनों के पास है 40% के पास है। तो पूरी पॉपुलेशन में कितनों के पास स्मार्टफोन है, तो परसेंटेज में वेटेड एवरेज से निकाल सकता हूँ, 13 × 6 78, 780 प्लस 280 डिवाइडेड बाई 13 + 7 कितना हो गया 20। अगर मैंने इनको ऐड किया तो कितना हो गया 1060 डिवाइडेड बाई 20, इससे गया ये 53%, 53%। तो 53% बच्चों के पास स्मार्टफोन है। तो टोटल बच्चे कितने, 178,000, इसका मुझे 53% निकालना है, तो इसका 50% कितना हो गया भैया, इसका आधा किया तो कितना हो गया 8900, और 3% कितना हो गया, 3% हो गया 178 का 3 गुना, 178 × 3, इसको जल्दी से करेंगे, 180 - 2 लिखा तो 180 का 3 गुना 540 - 2 × 3 6, 540 - 6 534 हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 9434, सो द आंसर इज 9434, यस। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे, राइट। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये मॉक टेस्ट मैंने कहाँ से रेफरेंस लिया है। ये मॉक टेस्ट लिया है एक वेबसाइट आप जानते हैं गाइडली, है ना, जो कि आपको बैंकिंग एग्जाम्स के लिए अप टू डेट कंटेंट प्रोवाइड करती है ना, करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये मॉक टेस्ट भी वहीं से लिया गया है, तो ये आप पूरा पैकेज भी
गाइडली का ये एनरोल कर सकते हो, है ना, इसमें, है ना। आरबीआई ग्रेड बी का एक कंप्लीट प्रैक्टिस पैकेज है, इसमें आरबीआई मॉक टेस्ट हैं, फेज 1 के लिए 10 मॉक टेस्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के हैं, जो फेज 1 में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, सबके हैं, है ना। और आरबीआई ग्रेड बी बंडल पीडीएफ बीएस में 30 डेज का डेली टारगेट के अकॉर्डिंग 1500 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कोर्स है ना। डेली टारगेट आपको दिए जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में विद सॉल्यूशन, क्विज के फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे, है ना, वो आपको सॉल्व करने होंगे, तो रेगुलर बेसिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड टॉपिक वाइज बंडल पीडीएफ कोर्स भी हैं, सब टॉपिक वाइज भी हैं, जिसमें 14,000 से ज्यादा क्वेश्चन हैं भाई। तो इतना सारा कंटेंट है, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पीडीएफ, डेली टारगेट, सब कुछ। तो ये 299 इसका प्राइस है, और अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस पर और भी चाहते हो, इस प्राइस में इसको अवेल करना चाहते हो, तो ये कोड आप विनर कोड का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया है, ठीक है। तो ये विनर कोड छांट के वो लाए हैं कहीं से, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने, और ये इसी तरीके से एक इन्होंने मुझे आरआरबी पीओ क्लर्क का पूरा पैकेज है, आरआरबी पीओ क्लर्क 2023 प्री प्लस मेंस क्रैकर पैकेज, इसमें ये सारी चीजें हैं, है ना। तो अब अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, तो ये पैकेज आप गाइडली की वेबसाइट पर जाकर इसको अवेल कर सकते हो, है ना। इसमें भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट, तो विनर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें मेरे पर्टिकुलर नए कोर्स की, तो मेरा बैंकिंग का कंप्लीट कोर्स है ना, जिसमें मैथ्स मैं और आशीष सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश सत्येंद्र सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग राधे सर, अनुकूल सर पढ़ा रहे हैं, है ना। और प्लस उसमें कंप्यूटर और जीए भी है, राशिद सर जो है जीए पढ़ा रहे हैं। करियर विल ऐप पर, है ना, 5 तारीख से जो है बैच स्टार्ट हुआ है, आज से, है ना, मंडे से उसमें मेरी क्लास भी होगी। तो वो बैच आप करियर विल पर जाकर एनरोल कर सकते हैं उसमें, है ना। अगर आप कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों आपको चाहिए, है ना, प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ, सब कुछ आपको बेसिक से हाई लेवल सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मैथ्स ही नहीं सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो कंप्लीट बैच आपको करियर विल ऐप पर जाकर मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सेशन आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।